Okay, good afternoon, students. I hope so all of you are fine. So, today's lecture, which we are going to see, is related to the framework of a Basel committee. That means Basel Committee on Banking Supervision. ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो बेसल कमेटी का क्या फुल फॉर्म है, इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। बट इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जल्दी से बेल बटन के आइकन पे ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहुँचें। ओके, तो बेसल कमेटी क्या है? तो बेसल कमेटी बेसिकली एक कमेटी बनाई गई थी विद द ग्रुप ऑफ 10 मेंबर्स कंट्री, जिसको हम बोलते जी 10 कंट्रीज़ ऑल्सो इन द ईयर 1974। तो इनमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जिनमें से इंडिया भी है, फिर उसमें फिर अमेरिका भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, एंड देर आर सो मेनी अदर नियरली अबाउट कुछ 45 मेंबर्स हैं फ्रॉम नियरली अबाउट 28 जुरिस्डिक्शन। तो इनका मेन पर्पस क्या था? इनका मेन पर्पस यही था कि जो भी बैंकिंग मैटर्स में ना ये बेसल कमेटी बेसिकली एक इंटरनेशनल कमेटी बनी गई थी। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई थी। तो इनका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि ग्लोबली जो भी बैंक्स है, चाहे वो जिस भी कंट्री में हो, ठीक है ना, उनमें एक तरीके का संगठन मेंटेन हो। ओके, एक संगठन मेंटेन हो जिससे कि किसी भी तरीके का कोऑपरेशन अगर की ज़रूरत हो, ओके, तो ये जो इंटरनेशनल बैंकिंग कमेटी जो बनाई गई है, ठीक है ना, वो उनको मदद कर सके। एंड इनका मेन पर्पस यही था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द बैंकिंग सुपरविजन वर्ल्ड वाइड। सो द मेन पर्पस ऑफ द बेसल कमिटी वॉज that is to improve the quality of banking supervision worldwide. अब इनमें इनके कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं, ओके, इनमें इनके कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स रहते हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किस लिए? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन द कैपिटल एडिक्वेसी, ओके, एज वेल एज उनके जो कोऑर्डिनेशंस में जो तौर तरीके हैं, उन कोऑर्डिनेशन में इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक है ना, ये इनकी एक सबसे कह सकते एक इनके सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव था। अब ये जो बेसल कमेटी है, इसका हम देखें कि वेयर इट इज़ लोकेटेड। तो बेसिकली ये जो कमेटी एक सेक्रेटरीट है, दिस इज़ लोकेटेड इन स्विट्ज़रलैंड। इसका अगर हम हेड ऑफिस देखें, दिस इज़ लोकेटेड इन स्विट्ज़रलैंड। ओके, सो अब हम मीनिंग पे आ जाते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली द बेसल कमेटी इज़ ऑल अबाउट? सो द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये बेसिकली एक कमेटी है, ओके, यानी कि ये कमेटी का काम क्या रहता है? ये कमेटी का काम यही रहता है कि एक सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ हैं। सो दिस सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ वाज सेटअप बाय हुम? इट वाज बीइंग सेटअप बाय द सेंट्रल बैंक। नियरली इसमें 10 देश जो है इसमें शामिल है, एंड इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इन द ईयर 1974 में इसको इंक्लूड किया गया था। फिर उसके बाद 2009 में एंड अगेन 2014 में, ठीक है, पहले तो 10 मेंबर्स थे, फिर उसके बाद नियरली बट 45 मेंबर्स, जिसमें कि 28 जुरिस्डिक्शन होके ये कमेटी को सेटअप किया गया था। अब इसमें था ये कि देयर वर मेनी काइंड ऑफ अ सेंट्रल बैंक्स एंड अथॉरिटीज़ विच वर बीइंग सेटअप, एंड इनका काम ये था कि पूरे जो बैंकिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसमें इंटरनेशनल बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के नॉर्म्स के थ्रू इस चीज़ को फॉलो करना या एक सेटअप करना। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि ये बेसल कमेटी एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि हर एक इंटरनेशनल बैंक्स जो है वो अपने आप में एक सुपरविजन के कायदे से इसको बनाया गया था। बट इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है कि कोई सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हर एक कंट्री के लिए नहीं बनाई गई। ये बेसिकली ये अपने कंट्री के डिस्क्रिप्शन पे ही है
कि कौन सा कंट्री अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने कंट्री के ट्रेडिशंस के हिसाब से वो लगा सकता है. सो बेसिकली देयर वर 3 बेसल कमिटीज़, इसीलिए इसको कहा गया बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3. तो ये बेसल, सबसे पहले हम देखेंगे बेसल 1. ओके, तो बेसल 1 वाज व्हाट, सी व्हेन आई से दैट इज बेसल 1. ओके, तो ये जो बेसल 1 है, सी व्हेन आई से बेसल 1, दिस इज व्हाट दिस इज कमिंग. सो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन की बात करें तो दिस वाज स्पेशली इट वाज बीइंग फाउंडेड इन द ईयर 1974. तो इनका ये एक बेसिकली एक इंटरनेशनल फोरम था और इनका मेन एम क्या था? इनका मेन एम यही था कि टू एनहांस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे इंप्रूव करना है? बाय गिविंग अ सुपरवाइजरी नो हाउ. ओके, एंड जिससे कि क्या होगा, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही रहेगा तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इज ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव. ठीक है, तो ये जो बेसल 1 नॉर्म्स है, ठीक है ना, ये लीगली हर एक जो भी कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया नियरली बट 45 कंट्रीज इनके साथ जुड़े हुए हैं. सो एवरी कंट्री दे हैव टू फॉलो दीज नॉर्म्स. ओके, एवरी कंट्रीज, ओके, यानी कि जो भी मेंबर्स हैं उन्हें इन चीज़ों को कंपल्सरीली इनको फॉलो करना है. तो बेसल 1 बेसिकली इसको इस तरीके से भी कहा जाता है, दैट इज इट इज़ कॉल्ड फॉर द मिनिमम कैपिटल रेशियो ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स. ओके, तो रिस्क वेटेड एसेट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था. अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ रेफर टू माय ओल्ड वीडियोस. ठीक है ना, तो ये मिनिमम कैपिटल रेशियो डिवाइडेड बाय योर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है ना, इन नॉर्म्स को वो फॉलो करता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द BCBS यानी बैंकिंग कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, the minimum capital ratio framework was introduced in member countries and in virtually all other countries with active international banks. तो ये इनका policy, the whole purpose was what? The whole purpose was to ensure a financial stability in all the member countries. Okay, अब यहाँ पे ये होता है कि अगर मान लो कोई member countries है, इनको अगर technical know how उसके बारे में अगर पता नहीं है, तो जो भी countries या जो भी member countries हैं, वो member countries उनके जो भी सपोर्टिव कंट्रीज़ हैं उनको वो हेल्प करते हैं. ओके, कि जैसे टेक्निकल नो हाउ है या कैसे फंक्शनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए अकॉर्डिंग टू द बेसल 1 नॉर्म्स, ओके, मेंबर कंट्रीज़ को सारी जानकारी जो है वो मुहैया कराई जाती है. ओके, तो अब हम आ जाते हैं अबाउट द बेसल 2 नॉर्म्स. तो बेसल, जैसे बेसल 1 था वैसे ही बेसल 2 का भी एक अलग कमिटी बनाई गई थी. तो इस बेसल 2 में क्या था, इनका मेन अगर हम देख रहे हैं, दिस वाज ऑपरेटिंग ऑन 3 मेन पिलर्स. तो 3 मेन पिलर्स क्या था? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेट सुपरविजन एंड मार्केट डिसिप्लिन. ठीक है, अब इसमें जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि बेसल 1 में भी रिस्क कैपिटल जो है उसको मिनिमाइज करना था. सिमिलरली बेसल 2 में भी इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी रिस्क वेटेड कैपिटल थे, ठीक है ना, उनको मिनिमाइज करना. एंड दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये थी कि जो भी बैंक्स थे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल में जो भी बैंक्स थे, उन बैंक्स को भी जो है एक एफिशिएंट बैंक्स बनाना. तो अगर हम यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें तो बेसल 2 बेसिकली इट अटेम्प्टेड टू accomplish by, let's say, by establishing risk and capital management requirement. तो इनका एम यही था कि एडिक्वेट कैपिटल इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल बैंक्स को होना चाहिए. ओके, एंड स्पेशली अगर आप यहाँ पे देखें कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही था कि जो भी बैंक्स थे, ठीक है ना, एक फोकस इनका ये था कि टू मेंटेन द सफिशिएंट कंसिस्टेंसी ऑफ रेगुलेशंस. ओके, ताकि जो भी इंटरनेशनली एक्टिव बैंक्स हैं, ठीक है ना, उनमें कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बने और जो कॉम्पिटिटिव इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो.
सो इसीलिए इसमें यहाँ पे ये कहा गया है दैट इज बेसल टू इट हेल्प्ड द कंट्रीज to remove the different kind of anxiety over regulatory competitiveness and drastically different national capital requirement for banks. तो ये हमारे बेसल टू के बारे में बेसल टू के बारे में था. ओके सो जिस तरीके से हमने बेसल टू के बारे में पढ़ा वैसे ही बेसल थ्री कमेटी था. तो बेसल थ्री कमेटी भी जो एक इंटरनेशनल बैंक रूल्स एंड रेगुलेशंस था एंड इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि 2008 में देयर वाज अ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस विच हैड टेकन प्लेस. तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे जैसे कि कुछ बैंक्स जो है वो अंडर कैपिटलाइज्ड हो गए थे ओके एज वेल एज कुछ ओवर लेवरेज्ड हो गए थे. तो इन सभी प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए ठीक है ना ये बेसल थ्री का नॉर्म्स को जो है इसको बनाया गया था. So one of the important objective of Basel III was what? That is to improve the banking sector ability to deal with जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस है या इम्प्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोमोटिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी है ठीक है ना. इसके रिलेटेड जो है ये बेसल थ्री कमेटी को बनाया गया था. एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट एम यहाँ पे ये था कि टू प्रिवेंट द फ्यूचर इकोनॉमिक मेल्ट डाउन्स यानी इकोनॉमिक में जो भी हमारे डाउनग्रेड फॉल हो रहे हैं या जो भी डाउन फॉल हो रहे हैं ठीक है ना उसको रिमूव करना जिससे कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कैपिटल दोनों का ही जो है मेंटेन किया जा सके. सो दीज वर द थिंग दैट इज बेसल वन बेसल टू एंड बेसल थ्री. सो बेसिकली बेसल थ्री इसलिए बनाया गया था ताकि बेसल वन एंड बेसल टू में जो भी वीकनेसेस थे ठीक है ना उन वीकनेसेस को रिमूव किया जा सके. उन वीकनेसेस को रिमूव करने के लिए उनमें जो भी शॉर्टफॉल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए बेसल थ्री का गठन हुआ. तो दिस वाज द बेसल थ्री नॉर्म्स. आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. एंड अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नीचे दिए हुए बेल बटन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा हर नया जो वीडियो के जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सके. सो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं हम दूसरे वीडियोस में. तब तक के लिए गुड बाय.